नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसी समस्या की जो सदियों पुरानी है, जो करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य, उनके सम्मान से जुड़ी है और जिसे हल करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। 2014 में भारत के लिए वो समस्या थी खुले में शौच। उस साल देश के, आप सोचिए, 60% से ज्यादा ग्रामीण घरों में शौचालय था ही नहीं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। बिल्कुल। और ये एक ऐसी हकीकत थी जिसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम बहुत बहुत गहरे थे। मतलब आप बीमारियों की बात करें, बच्चों की मौत, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे सब सीधे तौर पे इससे जुड़े हुए थे। कई सरकारें आईं, कई योजनाएं भी बनी, लेकिन ये समस्या तो जस की तस बनी हुई थी। सही बात है। और आज हम उसी मिशन की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। स्वच्छ भारत मिशन। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस मिशन के लक्ष्यों, आंकड़ों और जमीनी रणनीतियों की एक बहुत ही विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये गिनना नहीं है कि कितने शौचालय बने, बल्कि उस सोच को समझना है जिसके जरिए इतने बड़े पैमाने पर एक सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव लाने का प्रयास किया गया। हाँ, क्योंकि ये मिशन 2 अक्टूबर 2014 को यानी महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुआ था। और ये महज एक सांकेतिक तारीख नहीं थी। ये इस बात का ऐलान था कि ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनने की महत्वाकांक्षा रखती है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था, जो 2 अलग-अलग भारत की 2 अलग-अलग चुनौतियों को दिखाते हैं। अच्छा, कौन से दो हिस्से? एक था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जहां लड़ाई खुले में शौच की आदत से थी। और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जहां असली दुश्मन था कचरे के बड़े बड़े पहाड़। हम्म तो चलिए, इस विशाल पहेली को एक एक कर सुलझाते हैं। ग्रामीण भारत से शुरू करते हैं, जहां मुझे लगता है चुनौती सबसे बड़ी थी। आंकड़े तो हम जानते हैं, लेकिन जमीन पर यह बदलाव शुरू कैसे हुआ, यहां यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2022 तक 10 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है। 10 करोड़! ये संख्या तो मतलब अविश्वसनीय है। आप सोचिए, इसे बनाने में किस तरह की लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। ये तो हर साल ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के लिए एक एक घर बनाने जैसा है। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ निर्माण की चुनौती नहीं थी। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, 6 लाख से ज्यादा गांवों, 700 से ज्यादा जिलों और सभी राज्यों ने खुद को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित कर दिया। एक मिनट, ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या घोषित कर देने का मतलब ये है कि जमीनी हकीकत भी वही है? अक्सर ऐसी योजनाओं में कागज पर तो लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। हमारे स्रोत इस घोषणा की सच्चाई के बारे में क्या बताते हैं? इसका कोई स्वतंत्र ऑडिट हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है और मिशन की डिजाइन में इसका ध्यान रखा गया था। ओडीएफ का दर्जा मिलना वो इतना आसान नहीं था। इसके लिए 3 मुख्य शर्तें थीं। पहली कि हर घर में एक चालू शौचालय हो और उसमें पानी भी आता हो। दूसरी, गांव का कोई भी व्यक्ति चाहे सुबह हो या शाम खुले में शौच न करता हो। और तीसरी, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी मल न दिखे। और इन शर्तों को जांचता कौन था? सरकार खुद? नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन दावों का सत्यापन एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता था। सरकार खुद नहीं करती थी। तो ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि एक तरह का क्वालिटी सर्टिफिकेट है। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि आप शौचालय तो बना सकते हैं, लेकिन किसी को उसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये तो वही बात हुई कि किसी को जिम की महंगी मेंबरशिप दिला देना एक बात है, और उसे रोज सुबह 5 बजे उठकर जिम जाने के लिए मनाना बिल्कुल दूसरी। इस मिशन का असली काम तो दूसरा वाला था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर इस मिशन का असली जीनियस सामने आता है। उन्होंने महसूस किया कि एक हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। लोगों की सदियों पुरानी आदतें और मान्यताएं। इसीलिए उन्होंने स्वच्छाग्रही की एक फौज खड़ी की। ये कोई सरकारी बाबू नहीं थे, बल्कि गांव के ही लोग थे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। उनका काम सिर्फ एक था, घर घर जाकर लोगों से बात करना, उन्हें समझाना और उनकी सोच बदलना। यानी कम्युनिकेशन और व्यवहार परिवर्तन पर जोर था, सिर्फ निर्माण पर नहीं। हाँ, और मिशन के रणनीतिकारों को ये भी पता था कि ओडीएफ मंजिल नहीं है, ये तो बस पहला पड़ाव है। शौचालय बन गए, लोग इस्तेमाल करने लगे, बहुत अच्छा। लेकिन घर की नालियों से निकलने वाले गंदे पानी यानी ग्रे वाटर का क्या? सब्जियों के छिलकों और प्लास्टिक के कचरे का क्या? यहीं पर ओडीएफ प्लस का कॉन्सेप्ट आया,
ये स्वच्छता 2.0 था। अच्छा, तो ODF प्लस एक तरह का अपग्रेड था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि अब गांव सिर्फ खुले में शौच मुक्त ही नहीं होगा, बल्कि कचरा मुक्त और गंदगी मुक्त भी होगा। इसके तहत ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर काम शुरू हुआ, जैसे गीले और सूखे कचरे को अलग करना, जिसके लिए गांव में मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF बनाने की बात हुई। ये एक छोटा सा सेंटर होता है जहां गांव के कचरे से प्लास्टिक, कागज जैसी चीजों को छांटकर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। और गंदे पानी के लिए? वो पानी जो नहाने या बर्तन धोने से निकलता है उसे ग्रे वाटर कहते हैं। उसके लिए सोख्ता गड्ढों यानी लीच पिट्स और सामुदायिक नालियों जैसे आसान और सस्ते समाधान अपनाए गए। तो ODF प्लस ने स्वच्छता को हर घर के अंदर से निकालकर पूरे गांव के पर्यावरण का मुद्दा बना दिया। ये तो हुई ग्रामीण भारत की तस्वीर, जो अपने आप में क्रांति से कम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम शहरों की तरफ देखते हैं, समस्या का रूप पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ खुले में शौच से बड़ी चुनौती है हमारे पैदा किए हुए कचरे के पहाड़ और वो जाम हो चुके नाले। तो सवाल ये है कि स्वच्छ भारत मिशन ने इस शहरी जंगल से कैसे निपटा? शहरों की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ मिशन को एक मल्टी लेवल रणनीति अपनानी पड़ी। पहला था अपशिष्ट जल प्रबंधन, मतलब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। हमारे शहरों का ज्यादातर गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों में चला जाता है। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। STP एक फैक्ट्री की तरह होता है जो गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाता है, जैसे बागवानी या औद्योगिक कामों के लिए। और कचरे का क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, शहरों के बाहर जो कचरे के पहाड़ बन जाते हैं, उनका क्या हुआ? वो तो शहरों की सबसे बड़ी और सबसे बदसूरत चुनौती थी। इन कचरे के पहाड़ों को लेगेसी वेस्ट डंप कहा जाता है, यानी दशकों से जमा किया हुआ कचरा। इन्हें हटाने के लिए बायोमाइनिंग जैसी एक दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल हुआ। बायोमाइनिंग, ये सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। ऐसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, मतलब जैसे आप एक तरह से कचरे की खदान में ही खुदाई कर रहे हो। सालों से दबे हुए कचरे के ढेर पर खास तरह के बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का छिड़काव किया जाता है, जो उसे सड़ाने की प्रक्रिया तेज कर देते हैं। कुछ महीनों बाद जब कचरा मिट्टी जैसा बन जाता है, तो मशीनों से उसकी खुदाई करके उसमें से प्लास्टिक, धातु, पत्थर और मिट्टी जैसी चीजों को अलग कर लिया जाता है। ये एक तरह से कचरे की आर्कियोलॉजी है, जहां आप अतीत की गलतियों को साफ कर रहे होते हैं। वाह, ये तो वाकई कमाल की तकनीक है। लेकिन ये तो पुराने कचरे की बात हुई। रोज जो नया कचरा पैदा हो रहा है, उसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया? उसके लिए मिशन ने 2 तरफा हमला किया। पहला, लगभग सभी शहरी इलाकों में 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन अनिवार्य किया गया। और दूसरा, सबसे जरूरी कदम, कचरे को स्रोत पर ही अलग करना। मतलब हर घर में गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखा जाए, क्योंकि अगर कचरा मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग लगभग नामुमकिन हो जाती है। ये तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हैं। लेकिन शहरों में लोगों को साथ लाए बिना तो ये संभव नहीं है। इसमें आम नागरिक की क्या भूमिका थी? यहीं पर मिशन ने एक बहुत ही स्मार्ट मनोवैज्ञानिक टूल का इस्तेमाल किया, प्रतिस्पर्धा। हमारे स्रोतों में स्वच्छ सर्वेक्षण का जिक्र आता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया है। हर साल शहरों की रैंकिंग जारी की जाती है कि कौन सा शहर कितना साफ है। इस एक कदम ने सभी नगर पालिकाओं और नागरिकों में एक होड़ पैदा कर दी कि भाई हमारा शहर पीछे क्यों रहे। यानी सफाई को एक गर्व का विषय बना दिया गया। बिल्कुल। और इसी को आगे बढ़ाते हुए गार्बेज फ्री सिटीज यानी GFC की स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की गई। जैसे होटलों को स्टार मिलते हैं, वैसे ही शहरों को उनकी सफाई और कचरा प्रबंधन के सिस्टम के आधार पर 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। इससे उन्हें पता चलता है कि वे कहाँ खड़े हैं और उन्हें कहाँ सुधार करना है। और जब हम इस नागरिक भागीदारी की बात करते हैं तो इंदौर का जिक्र करना ही होगा, है ना? इंदौर लगातार कई सालों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा। लेकिन कैसे? ये सिर्फ नगर पालिका का काम तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इंदौर ने सफाई को एक आर्थिक मॉडल में बदल दिया। उन्होंने कचरा कलेक्शन को एक रेवेन्यू मॉडल बनाया। घरों से इकट्ठा होने वाले गीले कचरे से एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट चलाया, जिससे शहर की बसें चलती हैं।
उन्होंने नागरिकों को 6 बिन सेग्रीगेशन सिखाया, मतलब गीला, सूखा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू खतरनाक कचरा, सब अलग अलग। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन मॉडल था जिसे जमीन पर उतारा गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इस मिशन का सीक्रेट सॉस क्या था? मेरे हिसाब से इसका सीक्रेट सॉस ये था कि उन्होंने सिर्फ ईंट और सीमेंट पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को सामुदायिक भागीदारी, आधुनिक तकनीक और स्थानीय शासन के साथ मिला दिया। उन्होंने ये समझा कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया। सही बात है। इसने स्वच्छता को एक व्यक्तिगत आदत से आगे बढ़ाकर एक साझा नागरिक जिम्मेदारी बनाने की संस्कृति को जन्म दिया। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में भी कहा गया है, यह मिशन अभी भी एक विकसमान प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो सिस्टम बनाया गया है उसे चलाना और बेहतर करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे बनाए रखने के लिए निरंतर निवेश, सामुदायिक जुड़ाव और तकनीकी सुधारों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर, जब स्वच्छता के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है और लोगों के व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव आया है, तो इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये चुनौती नई तकनीक अपनाने की है, या इसके लिए लगातार लगने वाले पैसे की है, या फिर ये सामुदायिक आदतों में बसी कोई ऐसी गहरी बात है जिसे बदलने में अभी और भी वक्त लगेगा?